हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई एम निखिल एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। ठीक है, तो देखो जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, ये जो वीडियो है अपने पास ये होने वाली है TIFR GS 2025 के बारे में है ना। इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। इसके अंदर अपने पास 3 मेन स्टेप्स रहेंगे जिनके ऊपर अपने बात करेंगे। पहला होगा इंफॉर्मेशन, है ना, कि एग्जाम कब होने वाला है, कौन सी डेट है, और फॉर्म स्टार्ट होने की, फॉर्म एंड होने की क्या डेट है। ठीक है, एग्जाम सेंटर की प्रायोरिटी आपको मिले इसके लिए क्या डेट रहेगी। ठीक है, कौन से प्रोग्राम इसके अंदर होते हैं, कौन से इंस्टीट्यूट के अंदर आप इसके थ्रू एडमिशन ले सकते हैं ना। एक तो होगा कंप्लीट इंफॉर्मेशन। सेकंड क्या होगा, सेकंड होगा इसके अंदर माई एक्सपीरियंस, कि जब मैंने TIFR 2022 एग्जाम दिया था, ठीक है, तो वो मैंने कैसे क्रैक किया था, ठीक है, किस लेवल की मेरी प्रिपरेशन थी, मेरा माइंडसेट उस टाइम क्या था, मेरा एक्सपीरियंस इस एग्जाम को लेकर क्या रहा था। ठीक है, उसके बारे में एग्जाम बात करेंगे। मैंने भी ये एग्जाम जो है वो क्रैक किया था। और इसके बाद बात करेंगे कि आप इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट जो आपके 2 से 2.5 महीने हैं, 2 से 2.5 मंथ्स हैं, इनके अंदर आप कैसे कैसे चीजें कर सकते हैं कि आपकी जो प्रिपरेशन है TIFR GS 2025 को लेके वो थोड़ी और बेटर हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा इन जनरल पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो के बारे में। आप देख सकते हो इसके अंदर कि अपने पास जो ये एग्जाम लिखे हुए मैंने बहुत सारे, इसके अंदर एक एग्जाम अपने पास TIFR भी लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, तो ये इस एग्जाम का अपने कंप्लीट डिस्कशन आज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो TIFR GS 2025 ये जो एग्जाम है आपके पास, ये 4 इंस्टीट्यूट होंगे। ठीक है ना, TIFR GS 2025 फिजिक्स के बारे में बात कर रहा हूं, तो 4 इंस्टीट्यूट के अंदर आप फिजिक्स के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। पहला आता है अपने पास NCRA पुणे। ठीक है, एक अपने पास आता है अपने पास TIFR मुंबई जो सबसे बेस्ट कैंपस माना जाता है फिजिक्स के लिए। एक आता है TIFR हैदराबाद। एक आता है ICTS बेंगलोर। इन चारों इंस्टीट्यूट के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं TIFR GS 2025 के थ्रू। ठीक है, इन चारों इंस्टीट्यूट के अंदर जो एडमिशन आपके पास वो 2 तरीके से होता है। एक होता है आपका गेट नेट, अपने पास जो जेस्ट और JRF, ये जो एग्जाम होते हैं ना, इनके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो NCRA, TIFR मुंबई, TIFR हैदराबाद और ICTS बेंगलोर के अंदर। अभी जो है वो TIFR GS के थ्रू एडमिशन होंगे और थोड़े टाइम बाद अलग से नोटिफिकेशन आएगी, वहां अपने पास गेट नेट जेस्ट और JRF इनके थ्रू एडमिशन होंगे, है ना। तो एक तो अपने पास एडमिशन लेने का तरीका ये हो गया। दूसरा अपने पास एडमिशन लेने का तरीका क्या है, GS एग्जाम, जो अपने पास GS 2025 है। ये 4 इंस्टीट्यूट के अंदर आपके एडमिशन होंगे। अब इसके अंदर क्या चलता है, 2 प्रोग्राम चलते हैं। ठीक है, 2 प्रोग्राम चलते हैं। एक होता है प्रोग्राम IPSD, ठीक है, और दूसरा होता है अपने पास सिंपल PhD से आप कह सकते हैं। जो IPSD एग्जाम होगा वो कौन दे सकते हैं, IPSD एग्जाम देंगे जिन्होंने 4 या 3 साल का BSc प्रोग्राम किया है। ठीक है, एक अपने पास BE होता है ना, एक होता है BTech होता है, BE होता है, ठीक है, ME होता है, MTech होता है। वो सारे स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, IPSD का एग्जाम दे सकते हैं। PhD वाला एग्जाम कौन देंगे, PhD वाला एग्जाम देंगे जिन्होंने क्या कर ली, मास्टर डिग्री कर ली है। ठीक है, कितने साल की, कम से कम 5 साल का उन्होंने प्रोग्राम स्टडी किया है BSc प्लस MSc का। ठीक है, कि BSc और MSc के अंदर अगर आपने 5 साल लगाए हैं तो आप ये PhD का एग्जाम दे सकते हैं। PhD के अंदर आप इंटर कर सकते हैं। इस एग्जाम को देने के लिए जुलाई 2025 तक आपकी जो क्वालिफिकेशन होगी, है ना, जैसे आप IPSD कर रहे हैं तो आपकी BSc हो गई, या आप कह दो BE क्या बोलते हैं ME हो गई, MTech हो गई, वो जुलाई 2025 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। तभी आप IPSD और PhD के लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, BSc MSc की बात करें तो सारा का सारा आपका जो कोर्स है वो 5 साल के अंदर पूरा हो जाएगा जुलाई 2025 तक, तो आप PhD के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करते हैं स्टाइफंड की, है ना, कि जब आप इनसे पढ़ोगे, इन इंस्टीट्यूट के अंदर जाओगे तो आपको पैसे भी मिलते हैं। तो जो IPSD रहेगी इसके लिए आपकी स्कॉलरशिप रहेगी 25,000। ठीक है, पहले साल रहेगी 25,000, दूसरे साल ही रहेगी 37,000। ठीक है, और जब आप ये कंप्लीट कर लोगे, IPSD के अंदर क्या होता है बेसिकली, ये आपका रहेगा MSc प्लस PhD। ठीक है, और PhD में क्या रहता है, सिर्फ और सिर्फ PhD रहता है। तो जब आप MSc कर रहे हो IPSD के थ्रू तो आपका स्टाइफंड रहेगा 2 साल के लिए, पहले साल 25,000, दूसरे साल 37,000, और इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा कितने में, 42,000 के अंदर।
ठीक है, ये है आपका IPHD का, इंटीग्रेटेड PhD का, जिसके थ्रू आप MSc प्लस PhD करते हो, है ना। ये डुअल डिग्री प्रोग्राम है जहां आपको दोनों डिग्री मिलेगी, PhD और MSc की, ठीक है। जो PhD है यहां आपको जो पैसे मिलेंगे, HRA जो मिलेगा, जो क्या बोलते हैं स्टाइफंड जो मिलेगा, वो रहेगा आपके पास 27,000 प्लस HRA, ठीक है। और उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 साल के बाद 42,000 प्लस HRA के अंदर, ठीक है। तो काफी अच्छा खासा अमाउंट आपको वहां पर मिलता है, हाई क्वालिटी रिसर्च मिलेगी आपको, ठीक है। इंडिया के अंदर कहीं अगर बेस्ट क्वालिटी की रिसर्च है तो वो TIFR के अंदर है, ठीक है। तो अगर आप रिसर्च को लेके काफी डेडिकेटेड स्टडी करना चाहते हैं, आपको रिसर्च को लेके काफी अच्छा बैकग्राउंड रहा है आपका और आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं ना, फॉरेन के अंदर, इंडिया के अंदर काफी अच्छी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज के बारे में आप देख रहे हैं, तो आपको TIFR जरूर ज्वाइन करना चाहिए, है ना। और एटलीस्ट ज्वाइन करने की ट्राई जरूर करना चाहिए। और अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे TIFR ज्वाइन नहीं करना, मुझे रिसर्च में नहीं जाना, फिर भी आपको TIFR देना चाहिए। उसी रीजन से मैंने TIFR दिया था, है ना। वो रीजन क्या है कि रिसर्च नहीं करना चाहते उसके बाद भी TIFR का एग्जाम देना चाहिए, वो रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा माई एक्सपीरियंस के अंदर, ठीक है ना, माई एक्सपीरियंस के अंदर, इसी वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर। तो इतना आपका इसके अंदर स्टाइफंड रहता है, ओके। अब बात करें पेपर पैटर्न की, थोड़ी सी बात कर लें, पेपर पैटर्न की बात करें थोड़ी सी, आ जाओ। इसके अंदर क्या रहेगा, दोनों के लिए ही आपके पास A और B सेक्शन आएंगे, ठीक है, दोनों के लिए ही, चाहे वो IPHD का एग्जाम हो चाहे PhD का एग्जाम हो। TIFR GS 2025 जो होगा इसके अंदर 2 सेक्शन आएंगे आपके पास। ए जो सेक्शन होगा, A सेक्शन के अंदर होंगे आपके पास 1 से लेकर के 25 क्वेश्चन, जो आपके पास होंगे बेसिक फिजिक्स के, ठीक है। जो B होगा इसके अंदर होगा 1 से लेकर के 15 क्वेश्चन, जो आपके होंगे डेप्थ फिजिक्स के, ठीक है। तो 15 और 25 40, टोटल कितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसके अंदर, 40 क्वेश्चन मिलेंगे। बेसिक वाले के अंदर मार्किंग क्या रहेगी, अगर सही करते हो आपको क्वेश्चन तो आपको +3 मिलेंगे, अगर आप गलत करते हो तो आपको -1 मिलेगा। इसी तरीके से डेप्थ वाले के अंदर सही करते हो तो +5 मिलेगा और गलत करते हो तो आपको 0 मिलेगा। टोटल मार्क्स कितने हो गए, 25 या 75, 15 5 75, तो 150, ठीक है। टोटल 150 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, ओके। जो आपका B पार्ट होगा पेपर का, उसके अंदर 15 क्वेश्चन आएंगे, डेप्थ में फिजिक्स पूछी जाएगी, सही के लिए +5 मिलेंगे, गलत के लिए आपको 0 मिलेगा। क्यों, मतलब इसके अंदर आपके पास नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है ना। जो पार्ट B है इसके अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग दिखेगी नहीं, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, ओके। जो पार्ट A है आपका, इसके अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, ओके। इसके बाद अपने पास आता है इसकी फीस के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी फीस क्या क्या रहेगी। इसकी जो फॉर्म फीस क्या है TIFR GS 2025 की, इसकी फॉर्म फीस रहेगी 1000 रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। और फीमेल के लिए 500 रहेगी, 500 रहेगी अपने पास फीमेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, वो आप इसकी वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्म की, फॉर्म स्टार्ट कब हो रहे हैं, फॉर्म फिलिंग, है ना। फॉर्म फिलिंग के बारे में बात करते हैं। आपके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं 21 सितंबर से, ठीक है। 21 सितंबर से आपके फॉर्म जो है वो फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप फी वेवियर कैंडिडेट है ना, फी अगर आपको फीस के अंदर छूट चाहिए कि फॉर्म फीस में भी आपको छूट चाहिए, तो उसके लिए आपका जो फॉर्म है वो 6 अक्टूबर से पहले भरना पड़ेगा, ठीक है। आपको 6 अक्टूबर से पहले आपका फॉर्म भरना पड़ेगा अगर आपको फीस के अंदर छूट चाहिए तो, ठीक है। इसके बाद आता है सेंटर प्रायोरिटी। सेंटर प्रायोरिटी, अगर आपको सेंटर में प्रायोरिटी चाहिए कि अगर आप चाहते हो कि आप जिस जगह सेंटर डालो वहीं आपका सेंटर आए, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको सेंटर की मिले, तो उसके लिए आपका जो फॉर्म है वो 13 अक्टूबर तक भरा जाना चाहिए। इसके बाद अगर आप फॉर्म भरते हो तो आपको सेंटर की प्रायोरिटी मिलने के चांस काफी कम रहेंगे, ठीक है। मैं आपको एडवाइस दूंगा कि जैसे 21 सितंबर को आपका फॉर्म चालू हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप श्योर हो तो आप 25 सितंबर को अपना फॉर्म भरना स्टार्ट कर दें। श्योर हो या नहीं हो, थोड़ा टाइम लेना, थोड़ा टाइम लेकर डिसाइड कीजिए। और एटलीस्ट मान के चलो आप 8 अक्टूबर तक तो आपको फॉर्म भरना ही भरना चाहिए, इससे लेट आपको नहीं करना है, ठीक है। तो फॉर्म स्टार्ट कब हो रहे हैं अपने पास, 21 सितंबर को हो रहे हैं। फीस में अगर छूट चाहिए तो आपको उसकी डेट क्या है, 6 अक्टूबर है, इससे पहले आपको एग्जाम भरना, फॉर्म भरना पड़ेगा। और जो सेंटर प्रायोरिटी है इसकी ये आपको चाहिए तो आपको 13 अक्टूबर से पहले आपका एग्जाम भरना पड़ेगा, है ना। इसके अंदर ऑलमोस्ट प्रत्येक स्टेट की जो मेन सिटी होती है ना, जैसे राजस्थान में जयपुर हो गया, इसी तरीके से दिल्ली के अंदर दिल्ली हो गया, है ना। प्रत्येक स्टेट की मेन सिटी के अंदर इसका सेंटर रहेगा। कुछ जो बड़े स्टेट हैं उनके अंदर इसकी 2-2 सिटीज भी रखी गई है, ठीक है। और इसका जो एग्जाम होगा, एग्जाम अपने पास इसका होने वाला है 8 दिसंबर को, ठीक है। इसका जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है TIFR मुंबई, वो एग्जाम कंडक्ट करवाती है दिसंबर के 2nd वीक के अंदर, ठीक है। और इसको रहेगा अपने पास संडे,
ठीक है, सेकंड संडे को एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो आपका जो इस साल जो एग्जाम होने जा रहा है जीएस 2025 के लिए, तो वो होने वाला है 8 दिसंबर को। इसका नाम जीएस 2025 इसलिए है कि आपको 2025 का जो बैच है 1 अगस्त से जो आपका बैच स्टार्ट होगा ना, 1 अगस्त से जो बैच स्टार्ट होगा आपका टीआईएफआर का, उसके अंदर एडमिशन मिलेगा, इसलिए इसका नाम क्या रहता है, जीएस 2025 रहती है। जीएस 2025 रहता है। टीआईएफआर का पूरा नाम हो जाएगा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की सबसे टॉप क्वालिटी की यहाँ पे फंडामेंटल रिसर्च जो हो रही है ना, वो अपने पास फिलहाल टिफर मुंबई के अंदर ही हो रही है। ठीक है, तो काफी अच्छा एग्जाम है, काफी स्टैंडर्ड की वहां पे रिसर्च होगी, तो आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। एग्जाम टाइम की बात करें तो ये एग्जाम टाइम आपका रहेगा 9 से लेकर के 12 बजे तक, मॉर्निंग के अंदर 9 AM से लेकर के 12 PM तक आपका ये एग्जाम होने वाला है। ठीक है, कब, संडे को 8 दिसंबर को। ठीक है, ये अपने सारी की सारी जनरल इंफॉर्मेशन हो गई। ठीक है ना, कि क्या कैसे आप इसके अंदर एंटर कर सकते हो, क्या क्या कोर्सेज आप इसके अंदर है, बीएस अपने पास IPHD और PhD, डेट भी मैंने बता दी, फीस भी मैंने बता दी, एग्जाम सेंटर का भी बता दिया और टाइमिंग भी बता दी। 3 घंटे का एग्जाम होने वाला है। इसके बाद अपने बात कर लेते हैं माई एक्सपीरियंस के बारे में, कि जो टिफर का एग्जाम था उसका मेरा एक्सपीरियंस क्या था और मैंने ये कैसे क्रैक किया। ठीक है, देखो मेरा एक्सपीरियंस क्या था कि मैंने एग्जाम दिया था GS 2022 वाला। हमारा एग्जाम हुआ था दिसंबर 2021 में, दिसंबर 2021 में एग्जाम हुआ था, और दिसंबर 2021 में अपना एग्जाम हुआ था, और मैंने नेट की तैयारी शुरू कर रखी थी मई 2020 से। 2020 से मैंने मई 2020 से स्टार्ट कर दी थी, और लगभग यहां तक आते आते मेरी प्रिपरेशन काफी अच्छी हो चुकी थी। ठीक है, काफी अच्छी प्रिपरेशन थी मेरे पास, और इसकी जो प्रिपरेशन होती है वो उनके साथ ही होती है, जैसे आप गैट, नेट, टिफर, बारक, जस्ट, इन सब की प्रिपरेशन एक साथ ही होती है, आप अलग से इनकी प्रिपरेशन कभी भी नहीं करते। ठीक है, तो काफी अच्छी प्रिपरेशन थी। उसके बाद लगभग मान के चलो यही टाइम था, 1 अक्टूबर कह लीजिए आप, 1 अक्टूबर को मैंने क्या किया, मैंने PYQ किसके, पहले से मैं तैयारी में सोल्व कर चुका था, टिफर के, जेस्ट के, नेट के, गेट के सोल्व कर चुका था, लेकिन एक डरा बना हुआ था, एक माइंडसेट बना हुआ था कि टिफर के क्वेश्चन हमेशा हम स्किप ही करते थे, कि टिफर के क्वेश्चन सबसे टफ है तो टिफर के क्वेश्चन स्किप कर दिए। पर 1 अक्टूबर के बाद, 1 अक्टूबर 2021 के बाद मैंने PYQ सोल्व करने स्टार्ट किए, टिफर के मैंने PYQ किए, इसके अलावा प्लस शॉर्ट नोट्स तो देखी, शॉर्ट नोट्स तो देखी है ना। इसके अलावा जो थ्योरी की नोटबुक होती है ना, थ्योरी की नोटबुक होती है, उनके अंदर से आपको थ्योरी नहीं पढ़नी, उनके अंदर जो क्वेश्चन है, उनके अंदर जो क्वेश्चन है आप वो कीजिए, प्लस आपके पास जो असाइनमेंट होंगे नेट गेट टिफर बार के जो आपके पास असाइनमेंट है, आप वो असाइनमेंट कीजिए। ओके, तो आपको क्या 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 किया मैंने असाइनमेंट किए, ठीक है, नोटबुक के क्वेश्चन किए, शॉर्ट नोट्स पढ़े और टिफर की PYQ करे। इसके अलावा जो नेट गेट टिफर बारक जो बाकी क्वेश्चन होते हैं वो तो आपके सारे के सारे असाइनमेंट में हो ही जाते हैं। इस तैयारी के साथ मैं एग्जाम देने गया था, और मैंने एग्जाम ये इसलिए नहीं दिया कि मेरे को रिसर्च में जाना था, मुझे रिसर्च में कभी जाना ही नहीं था, है ना, मुझे टीचिंग लाइन में ही आना था। तो मैंने एग्जाम क्यों दिया कि हमारी जो कोचिंग थी ना, उससे बहुत कम स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था। इवन कि मेरे जो दोस्त हैं, जितना मेरा फ्रेंड सर्कल था जो तैयारी कर रहे थे नेट गेट टिफर बारक इन फिजिक्स एग्जाम की, उनमें से किसी ने भी इस एग्जाम का फॉर्म नहीं भरा। इस एग्जाम की फॉर्म फीस हमारे टाइम थी 1200 रुपए। तो एक रीजन ये भी था कि सबको लगता था कि इतना टफ एग्जाम है, टिफर के क्वेश्चन आपको टफेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे हमेशा, है ना, कुछ कुछ इजी मिलेंगे पर ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपको काफी टफ क्वेश्चन मिलेंगे। तो किसी ने हिम्मत ही नहीं की कि हम इसका फॉर्म फिल कर दें। इवन कि मेरा फॉर्म फिल करने के बाद भी मुझे ये लग रहा था कि मैंने अपने 1200 रुपए वेस्ट कर दिए। ठीक है, फिर भी मैंने माइंडसेट बनाया कि जब फॉर्म फिल कर चुके हैं तो अपने अच्छे से इसकी तैयारी करेंगे। ओके, और जब तक मैं एग्जाम देने नहीं गया था ना, जब तक मैं एग्जाम देने नहीं गया था तब तक मुझे ऐसा लगता था कि मेरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम है और अलग अलग IITs के बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट इसके अंदर आएंगे, तो मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा। पर जब मैं एग्जाम सेंटर में घुसा, और वो उस माइंडसेट की बात मैं आपको हमेशा एडवाइस देता हूं उसी के बारे में, कि एग्जाम देते टाइम आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए, सेंटर के अंदर घुसते टाइम आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि मैं पूरा चिल होकर के पेपर देने जाऊंगा, मुझे फिजिक्स के अंदर कुछ नहीं आता, उसके बावजूद मैं यहां से सिलेक्शन लेके जाऊंगा। ठीक है ना, कि मैं जब मुड़ के देखूंगा ना तो मुझे रिग्रेट नहीं होना चाहिए, मुझे ये पछतावा नहीं होना चाहिए, रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि उस पेपर के अंदर मैं और बेटर कर सकता था, मैं उसके अंदर और बेटर एफर्ट डाल सकता था। इतने बढ़िया तरीके से, इतने तगड़े तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो अपने पास पार्ट ए था और पार्ट बी था। उस टाइम हमारे टाइम भी सेम ही चीज थी। पार्ट ए के अंदर कुछ इजी क्वेश्चन थे जो मेरे से हो गए थे, बी के अंदर कुछ क्वेश्चन इजी थे, है ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं वो आपसे हो जाते हैं। इसके अलावा ग्राफ के क्वेश्चन थे, 1 से 2 ग्राफ के क्वेश्चन थे जो जैसा कि मुझे याद आ रहा है
वो ग्राफ के क्वेश्चन मेरे सारे सही हो गए थे, है ना, जितने भी क्वेश्चन थे ग्राफ के, वो मेरा ऑप्शन देख के ही काफी क्वेश्चन मेरे से हो रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन किया। पहले फर्स्ट आवर के अंदर आप कुछ भी नहीं कर पाते, आपको समझ ही नहीं आएगा हो क्या रहा है, उसकी लैंग्वेज टीफर के क्वेश्चन की इस तरीके से बनाई होती है। लास्ट के 2 आवर के अंदर आपको काफी चीजें समझ में आ रही होती है, आपको बिल्कुल हवा में तुक्के नहीं मारने, पार्ट बी में और पार्ट ए में। आप लास्ट में ठीक है थोड़ा बहुत पार्ट बी में तुक्के मार सकते हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं, ए में या तो आपको बिल्कुल नहीं मारने। और वही तरीका है कि जब आप 2 ऑप्शन पे पहुंच जाओ कि ए बी सी डी में से अगर आप दो ऑप्शन आपने हटा दिए, ए और सी नहीं होगा, बी और डी हो सकता है, अगर आप ऐसी सिचुएशन पे पहुंचते हो तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, एक ऑप्शन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरी तैयारी के बारे में मैंने बता दिया। लगभग मैंने इसकी 1 अक्टूबर से सीरियस होकर थोड़ी तैयारी की थी। पीवाईक्यू के अंदर टिफर की पीवाईक्यू की, गेट नेट टिफर बार सारी किए थे, पर टिफर की ज्यादा किए थे। ठीक है, पीवाईक्यू करने का रीजन क्या है, आप भी यही करना कि जो टिफर का पीवाईक्यू है ना, वो पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना। पीवाईक्यू जैसे 2022 का उठा लेना, 23 का उठा लेना, 24 का उठा लेना, उसको कंप्लीट अटेम्प्ट करना। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं अटेम्प्ट करना, इसलिए कि मेरे हिसाब से ना इसके अंदर सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इसके अंदर सॉलिड प्लस जो एएमपी है ना वो आती नहीं है। टिफर के पेपर के अंदर ये 2 सब्जेक्ट नहीं आते मेरे हिसाब से। बाकी आप इसके पीवाईक्यू के अंदर थोड़ा सा देखना, पीवाईक्यू जिन जिन टॉपिकों से बना है आपको शायद ये 2 सब्जेक्ट वहां देखने को नहीं मिलेंगे, तो ये टॉपिक आप मत करना। ये थोड़ा सा आप अभी पेपर एनालाइज कर लेना, मुझे काफी टाइम हो गया इसका पेपर देखे, तो आप इसका पेपर देखना। अगर उनके अंदर सॉलिड और एएमपी नहीं आई हुई ना, तो आप ये 2 सब्जेक्ट स्किप कर सकते हैं टिफर के लिए। जब आप टिफर का एग्जाम देने जाएं तो ये 2 सब्जेक्ट आप पढ़ करके ना जाएं। पेपर में जाने के टाइम माइंडसेट क्या था, मुझे चाहे कुछ नहीं आता, मैं यहां अपना बेस्ट देके जाऊंगा, पूरा एफर्ट लगाऊंगा सिलेक्शन के लिए, चाहे पीएचडी करनी है नहीं करनी वो बाद की बात है, पर अभी यहां सिलेक्ट होके जाएंगे, है ना। और लाइफ में है ना रिस्क तो लेना चाहिए, है ना। रिस्क क्या है, लेने की चीज है, तो रिस्क लेना चाहिए। 1200 रुपए लगा करके अगर आपको इतना बड़े एग्जाम में बैठने का मौका मिल रहा है ना, तो आपको एग्जाम देना चाहिए। मुझे ये था कि एटलीस्ट मुझे ये हो कि किसी भी दोस्त ने एग्जाम नहीं दिया था, किसी भी फ्रेंड ने एग्जाम नहीं दिया था, फिर भी मैंने हिम्मत करी थी कि मैं एग्जाम दे के आऊंगा और मैं एग्जाम देने जा रहा हूं। ठीक है, चाहे सिलेक्शन हो, पेपर फेल हो, पास हो, कोई बात नहीं, पर मैं एटलीस्ट एग्जाम देने जाऊंगा। होता क्या है कि जब आप घर आकर के पेपर देखते हो ना, तो वो एक अलग माइंडसेट से आप देखते हो, बिल्कुल चिल माहौल से, हाँ ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, इजी लगता है। पर वहां जाकर के जब आप वो पेपर देखते हो ना, तो आपको एक थोड़ा सा अलग माहौल मिलता है ना, प्रॉपर पेपर का माहौल मिलता है। वो आपको बताता है कि एग्जैक्ट पेपर का लेवल क्या था। ठीक है, तो उस लेवल को जानने के लिए भी मैं वो एग्जाम देने गया था, ताकि इन फ्यूचर मैं किसी को गाइड कर रहा हूं तो मुझे पता हो कि उस एग्जाम का प्रेशर, उस एग्जाम की फीलिंग कैसे होती है। ठीक है, तो उस टाइम अगर मैंने वो एग्जाम नहीं दिया होता तो मैं आज आपको नहीं बता रहा होता, है ना। तो इसलिए भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं, मैंने बस इसी पॉइंट ऑफ व्यू से दिया था। जब पेपर देने जाएं, सेंटर में इंटर करें, तो इसी माइंडसेट के साथ जाएं कि मुझे कुछ नहीं आता फिजिक्स के अंदर, उसके बावजूद भी मैं ये एग्जाम करेक्ट करके आऊंगा। बात वो तो रियल भी तो यही है ना, फिजिक्स के अंदर किसी को क्या आता है, इतनी बड़ी फिजिक्स है, सारी दुनिया ही फिजिक्स है, उसमें से एक बूंद भी किसी को आ जाए तो वो उसकी फिजिक्स अच्छी मानी जाती है। ठीक है, ये था सारा का सारा मेरा एक्सपीरियंस। इस एक्सपीरियंस के अंदर 2-3 चीजें बतानी में रह गई। ये एग्जाम देने से पहले, टीआईएफआर एग्जाम देने से पहले मैं बीआरसी का एग्जाम जो था वो करेक्ट कर चुका था। ठीक है, बीआरसी का एग्जाम करेक्ट कर चुका था, और उसके अलावा कोई एग्जाम थे नहीं। गेट का एग्जाम करेक्ट कर चुका था, इसके अलावा कोई एग्जाम थे नहीं, तो फिर मैं टिफर का एग्जाम देने चला गया था। ये मेरा एक्सपीरियंस था टिफर को लेके। अब मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात करूं कि आपको कैसे करना है अगले 2 महीने के अंदर। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, ठीक है, अभी अपने पास लगभग आज तारीख हो गई है 23 सितंबर। ठीक है, 23 सितंबर आज तारीख हो गई है। आपका एग्जाम है 8 दिसंबर, तो आपके पास लगभग 2 मंथ, अक्टूबर पूरा पड़ा है, नवंबर पूरा पड़ा है, और 2 वीक है ना। अपनी बात करें, आपके पास है 2.5 महीने, 30 दूनी 60 और 15 60 70 75 75 डे आपके पास, है ना। तो 75 डे के अंदर आपको आप टिफर की प्रिपरेशन को और कैसे एसिलेट कर सकते हैं, ये आप एसिलेट कर पाएंगे। आप देखें, आपको क्या करना है, टिफर पीवाईक्यू, और पीवाईक्यू कैसे, सब्जेक्ट वाइज नहीं, पूरा का पूरा पेपर उठाना है, उसको सोल्व करना है, जितना मर्जी टाइम लगाओ। जो 3 घंटे हैं आपके पास पेपर के अंदर, वो कभी भी कम नहीं पड़ेंगे, है ना, वो मोर देन सफिशिएंट है, बहुत ढेर सारा टाइम आपके पास वहां पे होगा। तो टिफर के पेपर को आप सोल्व करें, प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्राई करें, उसके बिल्कुल माइन्यूट पॉइंट तक जाएं, कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये भी आप देखें। टिफर के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बहुत टेलीग्राम के ऊपर पीडीएफ भी होती है, तो वहां भी मिल जाएंगे, है ना। तो वहां से आप टिफर के पेपर प्रैक्टिस करें, पीवाईक्यू कैसे, फुल लेंथ वाले, ठीक है। और इसकी पीवाईक्यू आपको वेबसाइट में मिल जाएंगे, टिफर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां भी आपको इसके
PYQ मिल जाएंगे, फुल लेंथ इनको प्रैक्टिस करें। इसके अलावा आप जो नेट का एग्जाम है ना, नेट के कुछ टफ क्वेश्चन, जो नेट के थोड़े से टफ क्वेश्चन है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा आप अपने असाइनमेंट है, असाइनमेंट प्लस नोटबुक के क्वेश्चन, आपको नोटबुक में बहुत सारे क्वेश्चन करवाए जाते हैं जब आपको नेट की तैयारी करवाई जाती है, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। इसके अलावा टाइम टू टाइम अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते रहें, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन शॉर्ट नोट से भी आ जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखें आप, टिफर जो PYQ होगा ना, वो आपको फुल लेंथ ही प्रैक्टिस करना है, पार्ट वाइज प्रैक्टिस नहीं करें। इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप क्या करें, टेस्ट सीरीज लगा लें। टेस्ट सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इस एग्जाम के लिए। क्यों नहीं है? टेस्ट सीरीज का मेन काम होता है आपको क्या देना, टाइम लिमिट में बांध देना कि ऐसे टाइम है, ऐसे ऐसे होने वाला है। तो उस टाइम लिमिट का इतना यहाँ पे रोल है नहीं, तो टेस्ट सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद भी आपको लगे तो आप एक अच्छी खासी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। लास्ट के 2.5 मंथ में इतना ही हो पाएगा। सिर्फ इस एक एग्जाम के पीछे ना भागे, ठीक है। अगर आपका नेट की तैयारी अच्छी हो चुकी है तभी आप इस एग्जाम के पीछे जाएं। आपको थोड़ा सा कुछ तूफानी करना है, अच्छा लेवल देखना है क्वेश्चंस का, फिजिक्स का, तो आप टिफर का एग्जाम जरूर दें। घर आके देखोगे तो इजी लगेगा, वहां देख के आओगे तो एक अलग माइंडसेट रहेगा, ठीक है। तो इसलिए भी आप टिफर का जो पेपर है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं कि मैं जो इंडिया का फिजिक्स का टफेस्ट एग्जाम है वो देने जा रहा हूँ, वो देखने जा रहा हूँ। इस बिहाफ पे भी ये एग्जाम आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और टिफर जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है रिसर्च के लिए। अगर आप फंडामेंटल रिसर्च में जाना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो आप टिफर के अंदर जाएं, TIFR के अंदर जाएं। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो अभी TIFR मुंबई के अंदर PhD कर रहे हैं, तो उनका जब मैं लाइफ स्टाइल देखता हूं तो वो काफ़ी सेटिस्फाइंग है ना। तो आप भी उस लाइफ स्टाइल के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। बड़े बड़े साइंटिस्ट के साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा, अच्छे लेवल की आपको रिसर्च मिलेगी, इंडिया की टॉप, और वर्ल्ड में भी आपकी काफ़ी पहचान बन जाएगी। टिफर जो है वो वर्ल्ड के अंदर भी काफ़ी नाम रखता है, ठीक है। तो अच्छे लेवल की रिसर्च के लिए, फिजिक्स के अंदर बहुत तगड़े क्वेश्चन देखने के लिए TIFR GS 2025 एग्जाम आपको जरूर देना चाहिए, ये मेरा मानना है। ये जो फीस लग रही है 1000 रुपये लग रही है, 500 रुपये लग रही है, ठीक है, ये लाइफ में आ जाएगी कहीं ना कहीं, है ना। कमा लोगे आप, बहुत कमा लोगे, पर ये टाइम वापस कभी नहीं आएगा, है ना। मैं अब टिफर का एग्जाम देने 2025 वाला नहीं जा सकता, है ना। आप जा सकते हैं, क्योंकि वो टाइम वापस नहीं आता, तो ये टाइम वापस नहीं आएगा। इसलिए टिफर का एग्जाम देने आप जरूर जाएं, एक बार ये जो रोलर कोस्ट राइड है इसको जरूर महसूस करके आए, ठीक है। अगर आपने कोई एग्जाम नहीं क्रैक कर रखा और थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट आप रहते हैं कि मैं क्रैक कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो आप टिफर का एग्जाम देने ना जाएं। अगर आपने एक आधा एग्जाम क्रैक कर लिया और कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं कुछ तूफानी ट्राई करूं, तब आप ये एग्जाम देने जाएं, क्योंकि इतने बड़े एग्जाम आपके कॉन्फिडेंस को भी तोड़ते हैं, ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है। तो अगर कोई एग्जाम नहीं निकाला, अभी तैयारी शुरू करी है, तो टिफर देने का बहुत बड़ा फायदा नहीं है। ठीक ठाक तैयारी कर ली है, आपको ऐसा है कि कॉन्फिडेंस पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मुझे तो आदत है गिरते रहने की, है ना। जैसे मुझे लगता था कि मुझे आदत है गिरते रहने की, मुझे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मैं फेल कर दूंगा तो पास कर दूंगा तो बहुत फर्क पड़ेगा। तब मैंने ये एग्जाम अटेम्प्ट किया था, तो उसी बिहाफ पे आपको ये अटेम्प्ट करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो टिफर के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा इसके अंदर ज़्यादा कुछ खास है नहीं, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा कोई डाउट आपका रह जाता है, कोई क्वेरी आपकी रह जाती है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है 7219928400, आप इनसे पूछ सकते हैं। मेल ID है physicsbynikhilraj@gmail.com, नीचे आपको दिख रही होगी स्लाइड के ऊपर, इसके ऊपर भी आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, ठीक है। तो बने रहिए फिजिक्स बाय निखिल राज के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, बाय, टेक केयर, बाय।